ओके, लेट्स स्टार्ट। इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है बेसिकली वो है अबाउट करेंसी डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो करेंसी डेरिवेटिव्स के अंदर कुछ टर्म्स यूज होती हैं जिसके अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे चीज़ें लिख रहा हूँ। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें पाए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू करेंसी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उसके बाद करेंसी ऑप्शंस मौजूद होते हैं हमारे पास, जिसके अंदर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस होते हैं एंड पुट ऑप्शंस। ओके, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, यहाँ पे एक मार्केट होती है, फॉरवर्ड मार्केट, जो फैसिलिटेट करती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को। ठीक है, ये फैसिलिटेट करती है फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये अभी जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में है, ये मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा। आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिकली करेंसी ऑप्शंस के बारे में, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शंस के बारे में। चलिए आज हम इसको पढ़ेंगे सिर्फ करेंसी ऑप्शंस मार्केट को, यानी करेंसी की जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शंस मार्केट, यानी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हम अभी यहाँ पे नोट डाउन करते हैं जो हमारा रेलिवेंट टॉपिक है। करेंसी ऑप्शंस मार्केट, राइट। अब ये जो करेंसी ऑप्शंस होते हैं बेसिकली, ये मैं इसको थोड़ा सा लिख रहा हूँ। करेंसी ऑप्शंस, करेंसी ऑप्शंस प्रोवाइड right to purchase, right to purchase or sell currencies at specified price, at specified price। तो बेसिकली ये इसके जो बेसिक फीचर है ऑफ दिस डेफिनेशन वो क्या है, ये आपको ऑप्शंस देती हैं कि और राइट देती हैं, राइट टू परचेज और सेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो करेंसीज अवेलेबल हैं, वैसे तो काफ़ी सारी हैं, तो मैंने एग्जांपल के तौर पर एक दो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में एक करेंसी के ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद ब्रिटिश पाउंड्स में होते हैं और कैनेडियन डॉलर हो सकता है एक्स्ट्रा, यानी इन करेंसीज में एटसेट्रा और भी है करेंसी ऑप्शंस की मार्केट मौजूद है। और ये नॉर्मली जो ट्रेड होती है इनकी, वो ऑप्शंस जो ऑफर किए जाते हैं नॉर्मली, वो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, इसको नॉर्मली CME बोलते हैं। और जहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ऑप्शंस की ट्रेड होती है, यानी ट्रेड मीन परचेज भी होते हैं वो और सेल भी होते हैं, परचेज एंड
थ्रू ब्रोकरेज कमीशन। ये जो डील होती है बेसिकली किनके थ्रू होती है? ब्रोकर्स के थ्रू। और वो क्या करते हैं? कमीशन चार्ज करते हैं, राइट। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं करेंसी कॉल ऑप्शंस के बारे में इन डिटेल। क्योंकि हमने कहा है ना कि दो तरह के ऑप्शंस हैं, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। आज हम बेसिकली पढ़ रहे हैं करेंसी कॉल ऑप्शंस के बारे में। करेंसी कॉल ऑप्शंस। ग्रांट्स द राइट, जो करेंसी कॉल ऑप्शन है क्या करते हैं? आपको राइट देते हैं। ग्रांट्स द राइट टू बाय a specific currency at a designated price within a specific period of time. Within a specific period of time. अब आप थोड़ा सा इसके फीचर्स को देखें कि आपको एक तो राइट किस चीज़ का? टू बाय, बाय कर सकते हैं। राइट टू बाय आपको देता है कॉल ऑप्शंस। किस चीज़ का? कि आप एक स्पेसिफिक करेंसी खरीद सकते हैं, यानी किसी भी कंट्री से कंसर्न जो हो, और वो किस प्राइस पे खरीद सकते हैं जो पहले से आप तय कर लेते हैं, डेजिग्नेटेड प्राइस। और वो कब खरीद सकते हैं? विद इन एक रेंज है, टाइम रेंज, स्पेसिफाइड एक या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक रेंज होती है टाइम रेंज, उसमें आप इसको क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम ये प्राइस की बात करें, जो डेजिग्नेटेड प्राइस की हमने बात की है, ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली द प्राइस at which the owner is allowed to buy that करेंसी, यानी वो प्राइस जिस पे ओनर अलाउड होता है कि वो करेंसी खरीद सकता है, और इस प्राइस को हम कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस, या इसको स्ट्राइक प्राइस भी कह सकते हैं, स्ट्राइक रेट भी कह सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस या स्ट्राइक रेट। तो कीप इन योर माइंड कि जो आपको कॉल ऑप्शंस राइट देते हैं कि आप कोई करेंसी परचेज कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पे, पीरियड ऑफ टाइम में, तो आप क्या कर सकते हैं? उस रेंज के अंदर जो प्राइस आप पहले से डिटरमिन कर लेंगे कि भाई आपका और मेरा जो एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, वो करेंसी की कॉल ऑप्शंस का जो प्राइस हमने डिटरमिन कर ली कि भाई 30 दिनों के बाद मैं आपसे ये करेंसी खरीदूंगा, तो अब 30 दिनों के बाद उस वक्त जो रेट होगा वो कहलाएगा स्पॉट रेट। लेकिन जिस प्राइस पे हम आज नेगोशिएट कर रहे हैं कि मैं आपसे वो करेंसी इतने अमाउंट में खरीदूंगा, तो ये जो आज तय कर रहे हैं, रेट डिटरमिन कर रहे हैं आज, तो दैट इज स्ट्राइक रेट और एक्सरसाइज प्राइस या एक्सरसाइज रेट, राइट। ओके, अब देखो फॉर एग्जांपल आप कॉल ऑप्शंस परचेज करने जा रहे हैं, ठीक है, तो 30 डेज के बाद आपको कैनेडियन डॉलर्स चाहिए। तो आज का जो रेट है फॉर एग्जांपल वो 0.5 है, और आप कहते हैं कि 30 दिनों बाद सपोज मैं आपसे करेंसी खरीदूंगा, हम कह रहे हैं किसी को हम आपसे करेंसी खरीदेंगे, सपोज एज्यूम कर लेते हैं आपस में जो हमारा लॉक करेंगे प्राइस को, तो वो कर देते हैं जी $0.52 पे खरीदेंगे। अब ये हमारा स्ट्राइक रेट हो गया। अब 30 दिनों के बाद एट दैट टाइम
जो रेट है हो सकता है वो $0.55 हो जाए एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो अब देखो आप बायर हैं क्योंकि, तो आप क्या करेंगे, आपको फायदा हो जाएगा कि आप 0.52 जिस प्राइस पे आपने लॉक किया था उस प्राइस को आप पे करेंगे तो आपको डॉलर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो उसको रेट को कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल देखो आपने प्राइस को लॉक किया $0.5 पे, तो क्या हो, अब 30 दिनों के बाद रेट हो जाता है 0.51, तो आपके पास राइट है टू परचेज, आप उसे छोड़ भी सकते हैं। यानी आप ये नहीं कि ऑब्लिगेशंस नहीं है कि आपने लाजमी वो कॉन्ट्रैक्ट को फिल आउट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे उस, क्योंकि आपका जो रेट तय है वो 0.52 है जबकि मार्केट में वो करेंसी 0.51 में मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, उस अपने राइट को छोड़ देंगे, राइट एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा। जब एक चीज 0.51 में मिल रही है तो आप उसे 52 में क्यों खरीदेंगे। ठीक है, तो ये अपने कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो ये मैं चीज यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ। जी हमीद बोलें। सर जी, अगर इसकी वैल्यू कम हो जाती है, अगर हम उसको मतलब छोड़ सकते हैं, तो जिस टाइम अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाए तो अगला बंदा सर इनकारी भी हो सकता है सेल करने से। नहीं, वो इनकार नहीं हो सकता, आपके पास राइट है ये राइट आपके पास है कि आप राइट एक्सरसाइज करें या ना करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, कॉल ऑप्शंस आर डिजायरेबल, यानी आपको, आप अपने आप को बायर समझ के सोचें। कॉल ऑप्शंस आर डिजायरेबल, कब ये डिजायरेबल होंगे, जब आपको फायदा हो रहा होगा ना। ठीक है, व्हेन वन विशेस टू लॉक इन अ maximum price to be paid। आप एक प्राइस को लॉक कर देते हैं दो पार्टीज इन। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे 30 दिनों के बाद इतने रेट पे आपसे ये करेंसी खरीदूंगा, टू बी पेड फॉर अ करेंसी इन फ्यूचर। ठीक है, यानी ये कॉल ऑप्शंस आर डिजायरेबल वन वन विशेस टू लॉक इन ए मैक्सिमम प्राइस टू बी पेड फॉर ए करेंसी इन फ्यूचर, यानी 30 दिनों के बाद मैं इस प्राइस पे आपसे करेंसी खरीदूंगा, तो वो जो इस प्राइस की हम बात कर रहे हैं उसे हम लॉक कर देते हैं कि हम इस प्राइस को एक्सरसाइज अगर मैं चाहूंगा तो करूंगा। ठीक है, और वो कब चाहेगा ये ऐसा एक्सरसाइज करना, इफ स्पॉट रेट, अब स्पॉट रेट कौन सा होगा, जो 30 दिनों के बाद जो मार्केट में रेट चल रहा होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, अबव होगा, ग्रेटर होगा द स्ट्राइक रेट, द स्ट्राइक रेट। ठीक है, तो फिर क्या करेगा, जो ओनर होगा, यानी जो बायर था, चलो मैं बायर लिख लेता हूं, बायर विल एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन by purchasing at स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि जो एग्रीमेंट में हुई थी, और ये स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, which is lower than the spot rate, which is lower than spot rate। अब इसी पूरी थ्योरी को मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आज आप क्या करते हैं कि एक एक्सचेंज रेट है, यानी कैनेडियन डॉलर का सपोज हम कह देते हैं, आपने 30 दिनों के बाद कैनेडियन डॉलर खरीदने हैं, और आप जो लॉक कर रहे हैं प्राइस, ठीक है, प्राइस लॉक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सपोज 0.52 US डॉलर, आप अपने आप को US कंसीडर करें, लॉक कर रहे हैं। ठीक है,
कि भाई मैं ये मेरा अब क्या हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस। आफ्टर 30 डेज जो मार्केट के अंदर रेट था जिसे हम कह रहे हैं स्पॉट रेट, वो हो जाता है 0.55। तो देखें अब आप बायर होने के नाते आपको फायदा हो गया, क्योंकि आप वो करेंसी कितने में खरीदेंगे, एक्सरसाइज करेंगे अपना राइट, एक्सरसाइज राइट बाय परचेजिंग एट $0.52 पर यूनिट ऑफ दैट। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर आप मार्केट में जाते हैं खरीदने के लिए, यानी आप इस राइट को एक्सरसाइज नहीं करते और आपको कैनेडियन डॉलर्स भी चाहिए, तो आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो वो आपको $0.55 मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपना राइट जो है वो एक्सरसाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये बात यही लिखी हुई है कि बायर विल एक्सरसाइज द कॉल ऑप्शन बाय परचेजिंग एट स्ट्राइक प्राइस which is lower than the spot rate। आप अब देख लें इसको, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर एक जो परचेजिंग होती है इन चीज़ों की, तो एक टर्म इस्तेमाल होती है ओवर द काउंटर ट्रेड, OTC, इसको आपने समझना है, ओवर द काउंटर ट्रेड। इसको पहले आप देख लें, व्हेन currencies options are offered by commercial banks and brokerage firm and brokerage firms। ये ओवर द काउंटर ट्रेड क्या है, ये व्हेन नहीं, बेसिकली वेयर है, वेयर करेंसी ऑप्शंस आर ऑफर्ड। ठीक है, यानी ऑफर किए जाते हैं कमर्शियल बैंक्स और ब्रोकरेज फर्म्स के थ्रू। ठीक है, और करेंसी ऑप्शंस जो है वो क्या होते हैं, टेलर मेड होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होते। करेंसी ऑप्शंस आर, यानी जो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं उनके आपस में कस्टमाइज होते हैं जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इसलिए यहाँ पे कहा गया है करेंसी ऑप्शंस आर कस्टमाइज्ड। मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, टेलर मेड की बजाय कस्टमाइज्ड, यानी जो पार्टीज चाहेंगी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नीड्स, स्पेसिफिक नीड्स ऑफ फर्म्स। ठीक है, अब देखो थ्योरी बिहाइंड दिस क्या है, आप ऐसा समझ लें आप एक मल्टीनेशनल कंपनी है, आपको 30 दिनों के बाद कोई आपने चीज़ें परचेज करनी है तो उसकी पेमेंट करना है कैनेडियन डॉलर में। तो अब आप चाहते हैं कि 30 दिनों के बाद कैनेडियन डॉलर का जो रेट है वो बढ़ जाएगा एक्सचेंज रेट, तो मैं क्यों ना अभी से एक करेंसी ऑप्शन परचेज कर लूँ, कॉल ऑप्शन, कि अगर तो वो रेट बढ़ गया तो फिर मैं इसी पे स्ट्राइक रेट पे परचेज कर लूंगा, और अगर वो रेट कम हुआ उस वक्त स्पॉट रेट, तो मैं अपना जो राइट है वो एक्सरसाइज नहीं करूंगा, राइट को खत्म कर दूं, क्योंकि ये मेरे पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैंने लाजमी करना है। ठीक है, तो अब देखो ये अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द फर्म का मतलब है आपने 30 डेज बाद सपोज एक पेमेंट करना है, तो आपको वो उस पेमेंट जो करेंसी की पेमेंट करना है, तो उसका प्राइस एक्सचेंज रेट हो सकता है उस वक्त बढ़ जाए, तो आप इस पेयर से क्या कर लेते हैं, अभी से उसको लॉक कर देते हैं कि इस प्राइस पे हम कोई एग्रीमेंट का। ठीक है, तो यानी ये हमारी स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक हम कस्टमाइज करते हैं इन बिटवीन पार्टीज, यानी दूसरे लफ्जों में कस्टमाइज होता है, नॉट स्टैंडर्डाइज्ड। ये स्टैंडर्डाइज नहीं होता, यानी इसकी टर्म एंड कंडीशन जो है वो स्टैंडर्डाइज नहीं होती कि भाई जैसे लिखी हुई है वैसे करना होगा, बल्कि कस्टमाइज है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द फॉर्म। अच्छा जी, उसके बाद यानी इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस मस्ट बी स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसमें स्पेसिफाइड होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल
कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने कैनेडियन डॉलर खरीदने हैं तो कितने कैनेडियन डॉलर खरीदने हैं, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी मैं कितने कैनेडियन डॉलर खरीदूंगा, तो इसको मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि इन दोनों के दरमियान स्ट्राइक प्राइस क्या तय हुई है जिस पे प्राइस लॉक लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद एक्सपायरेशन डेट क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट की, कि कब तक वो ये अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है, एक्सपायरेशन डेट ये क्या है आपके पास। ठीक है, और दूसरा ड्यू टू लेस लिक्विडिटी, ड्यू टू लेस लिक्विडिटी, अगर वो करेंसी लिक्विड ज़्यादा नहीं है, यानी उस करेंसी जिसको आप खरीदना चाह रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड सप्लाई बिल्कुल कम है, यानी कम कम कोई खरीदार और सेलर मिलता है, तो उसको कहते हैं लेस लिक्विडिटी इस बात को, यानी वो रूटीन का आइटम नहीं है जैसे कह रहे हैं। तो उससे क्या होगा इफेक्ट, कि जो स्प्रेड होगा, जिसे हम कमीशन कह लें दूसरे लफ्जों में, ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज, तो लेस जब लिक्विडिटी होगी तो स्प्रेड जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, इसको वाइडर कह लें, वाइडर स्प्रेड होगा। और ये हम ये यहाँ पे लिख दिया, ड्यू टू लेस लिक्विडिटी स्प्रेड जो होगा वो क्या होगा, वाइडर होगा, यानी जो बिड आस्क स्प्रेड जिसे हम कहते हैं, बिड और आस्क स्प्रेड वो क्या होगा, वाइडर हो जाएगा। तो ये था बेसिकली करेंसी ऑप्शंस के बारे में, ट्रेडिंग के भी वो कहाँ पर ट्रेड होती है और किस तरीके से ट्रेड होती है। अच्छा अच्छा, अब फर्दर आगे चलते हैं। इसको कहते हैं जी, अब नई टर्म में लिख रहा हूँ, बायर कॉल ऑप्शंस, बायर कॉल ऑप्शंस। ये क्या करता है जी, बायर पे a premium, pays a premium in order to own the option। ये क्या करेगा, जिससे ये कॉल ऑप्शन यानी खरीद रहा होगा उसको क्या करेगा, प्रीमियम पे करेगा, यानी एक्स्ट्रा एक अमाउंट पे करेगा डॉलर के वो, क्योंकि ये जिस स्ट्राइक प्राइस पे इन्होंने आपस में किस प्राइस पे लॉक किया है और इनमें कॉन्ट्रैक्ट तय आ गया, लेकिन अब जो बायर होगा वो क्या करेगा, सेलर को एक प्रीमियम पे करेगा पर यूनिट के हिसाब से, यानी एक्स्ट्रा एक अमाउंट हो जाएगी दूसरे लफ्जों में, जो उसका ऐसा समझ लें कमीशन कह लें, प्रॉफिट समझ लें, ठीक है, वो होगा पे अ प्रीमियम इन ऑर्डर टू ओन द ऑप्शन। तो ये बायर कॉल ऑप्शंस। अब इसी तरीके से सेलर जो होगा, सेलर ऑफ ए करेंसी कॉल ऑप्शन, ये क्या करेगा, इसको देखें आप गौर से, रिसीव प्रीमियम पेड बाय बायर। ठीक है, और अब गौर से जो आपने अमीर साहब जब आपने वो क्वेश्चन किया था, रिसीव प्रीमियम पेड बाय बायर इन रिटर्न, ये इसका काम क्या होगा जब ये प्रीमियम मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, सेलर इज ऑब्लिगेटेड, ऑब्लिगेटेड का मतलब है वो जिम्मेदारी ले रहा है, ठीक है, ही इज रेस्पॉन्सिबल टू अकोमोडेट, टू अकोमोडेट द बायर इन accordance with the right of the currency call option। यानी बायर के पास तो राइट है कि वह उसको एक्सरसाइज करे या एक्सपायर कर दे, यानी ना करे एक्सरसाइज, ठीक है, लेकिन सेलर क्या है, वो ऑब्लिगेटेड है कि उसने ये प्रोवाइड करना है, अकोमोडेट करना है इसको, बायर। ठीक है जी, उसके बाद अगेन एक और टर्म
करेंसी ऑप्शन कोटेशंस। ये नॉर्मली इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा याद रह जाए। ये हमें प्रोवाइडेड होती हैं डेली इन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स, ठीक है। करेंसी ऑप्शंस कोटेशन यानी जो बिड आस्क जिसे कहते हैं, बिड एंड आस्क जो होते हैं प्राइसेस क्या होते हैं, समराइज्ड होते हैं। अगर आप कोई फाइनेंशियल न्यूज़पेपर उठाएं, समराइज्ड इन डेली फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स, या उनके जो भी उनका पार्ट होगा न्यूज़पेपर्स का जिसमें बिजनेस रिलेटेड न्यूज़, उनमें ये आपको पाया जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर करेंसी कॉल ऑप्शंस सेड टू बी। तीन तरह के करेंसी कॉल ऑप्शंस हैं जिनको हम मुख्तलिफ नाम से पुकार सकते हैं। नंबर 1 उसको कहते हैं करेंसी कॉल ऑप्शंस इन द मनी। इन द मनी, ये कब हम इसको कह सकते हैं कि करेंसी कॉल ऑप्शन इज इन द मनी, व्हेन स्पॉट रेट इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस। तो हम कहेंगे दिस करेंसी कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज इन द मनी, यानी बायर को बेनिफिट हो रहा होगा क्योंकि वो स्ट्राइक प्राइस कम होगी उसकी। दूसरा होता है एट द मनी। एट द मनी यानी करेंसी कॉल ऑप्शंस एट द मनी हम कब कहते हैं, व्हेन स्पॉट रेट इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस, जब ये आपस में इक्वल होंगे। देन थर्ड इज आउट ऑफ मनी। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में चीजें एमसीक्यूज में पूछी जा सकती। व्हेन स्पॉट रेट इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस, इसे हम कहते हैं आउट ऑफ मनी, राइट। उसके बाद ये चीजें हो गई। उसके बाद है जी फैक्टर्स affecting currency call options। तो ये है जी हमारे पास में यहाँ पे एक टर्म लिख रहा हूँ which is C। C is equal to, which is the function of, एक सेकंड हेडिंग में थोड़ी सी और चीज में ऐड कर दूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग करेंसी कॉल ऑप्शन प्रीमियम, ये इकट्ठे एक ही वर्ड, कॉल ऑप्शन प्रीमियम। तो C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ S माइनस X कॉमा T कॉमा स्टैंडर्ड डेविएशन इन वेरिएशन। अब C जो है ये बेसिकली कहलाता है कॉल ऑप्शन प्रीमियम। कॉल ऑप्शन प्रीमियम, C stands for कॉल ऑप्शन प्रीमियम। और जो S माइनस T है, जो S माइनस X जिसे सॉरी कह लें, जो S माइनस X है ये हमारा बेसिकली कहलाता है स्पॉट रेट माइनस स्ट्राइक रेट। स्पॉट रेट माइनस X जो है ये कहलाता है स्ट्राइक रेट। ठीक है, ये बात लिखी हुई है S माइनस X। और जो T है हमारे पास ये बेसिकली टाइम टू मैच्योरिटी यानी जो एक्सपायरेशन होता है, ठीक है, टाइम टू मैच्योरिटी या एक्सपायरेशन जैसे कह लें। और जो E है ये बेसिकली क्या है, वोलेटिलिटी है यानी चेंज है, कि वो हमें रिस्क जो लेना है, ये बेसिकली रिस्क भी कह सकते हैं इसको, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह सकते हैं जिसे ST बोलते हैं। अब कॉल प्रीमियम पे इनके इफेक्ट्स क्या होंगे। इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा जब भी स्पॉट प्राइस यानी एक्सपेक्टेशन में ज़्यादा होगी
कॉल ऑप्शन प्रीमियम हमें क्या करना होगा, नॉर्मली ज़्यादा पे करना होगा। टाइम जितना ज़्यादा होगा तो ये भी पॉजिटिव इफेक्ट है, और वॉलेटिलिटी भी जितना ज़्यादा होगी तो ये भी पॉजिटिव इफेक्ट होगा। कॉल प्रीमियम यानी क्या होगी, बेसिकली इंक्रीज हो जाएगी फॉर दीज इफेक्ट्स, राइट। उसके बाद नॉर्मली जो ये हमारे पास यूज होता है कॉल ऑप्शंस का, वो फर्म्स करती हैं। हाउ फर्म या कंपनीज या एमएनसीज जो होती हैं, वो फर्म यूजेस करेंसी कॉल ऑप्शन, यानी किन मकसद के लिए ये यूज करती हैं नॉर्मली करेंसी कॉल ऑप्शंस। तो उनके कुछ पर्पसेस मैं लिख रहा हूँ, थ्योरेटिकल चीजें, बाकी अपने वहां से अपनी बुक से भी पढ़ना है। टू हेज पेएबल्स, यानी पेएबल्स का रिस्क कवर करने के लिए। फॉर एग्जांपल आज आपने कोई चीज़ परचेज कर ली और पेमेंट आपने 30 डेज बाद किसी फॉरेन करेंसी में करना है, तो आज उस फॉरेन करेंसी को आप उस रिस्क को कवर करने के लिए कि उस 30 दिन के बाद इसका रेट बढ़ ना जाए, तो मैं आज जो है ना कॉल ऑप्शन परचेज कर लेता हूँ और प्राइस को लॉक कर लेता हूँ पेएबल्स को पे करने के लिए। इसी तरीके से टू हेज, यानी इस किस रिस्क को कवर करने के लिए, टू हेज प्रोजेक्ट बिडिंग, प्रोजेक्ट बिडिंग। फॉर एग्जांपल यूएस वालों को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है पाकिस्तान में, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट मिलता से मुराद ये है कि अभी बिडिंग चल रही है, और ये उसने यूएस वालों ने अप्लाई किया है पाकिस्तान में एक कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। अब जब कॉन्ट्रैक्ट आपको हैंड ओवर होता है तो उसके दरमियान 2 और 3 मंथ्स 4 मंथ्स का एक पीरियड होता है जिसके अंदर ये फिर आपको अलाउ किया जाता है। तो आप कहते हैं यार मैं, हो सकता है कि मेरा जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाए उनके साथ, तो इसको 4 महीने लगेंगे, तो 4 महीने बाद मुझे ये उनको पेमेंट करना पड़ेगी सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए या बिडिंग के लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं कि उस 4 महीने के लिए उस वक्त अपनी एक्सचेंज रेट क्या हो, तो मैं अपने अभी से कॉल ऑप्शंस खरीद लेता हूं, और अगर उस वक्त रेट कम हुआ तो फिर तो मैं इसको एक्सपायर कर दूंगा, यानी एक्सरसाइज नहीं करूंगा। और अगर उस वक्त रेट स्पॉट रेट ज़्यादा हुआ तो मैं एक्सरसाइज कर लूँगा। तो ये बिडिंग को, यानी बिड को जो है प्रोजेक्ट की, उसको उसके रिस्क को हेज कर लिया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टू हेज टारगेट बिडिंग। टारगेट बिडिंग को भी, यानी आपको माइंड में कोई टारगेट था बिड का, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं। एक तो ये यूजेस है। उसके बाद जो अहम यूज है जिसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, तो वो बेसिकली है स्पेकुलेशन, ठीक है। स्पेकुलेशन भी हो सकती है, नॉर्मली जरूरी नहीं कि स्पेकुलेशन के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो। तो नॉर्मल फर्म के जो ओरिजिनल यूजेस होते हैं, जैसे पेएबल की हमने बात कर ली, ठीक है, तो वहां पे भी नीड हो सकती है। तो स्पेकुलेशन विद करेंसी कॉल ऑप्शंस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक पार्टी होती है जिसे सेलर कहते हैं, क्योंकि देखो कॉल ऑप्शन तो हमें बाय करने का राइट देता है ना, तो किसी से खरीदने तो होंगे। सेलर को हम राइटर भी कहते हैं, ही इज आल्सो कॉल्ड, ही और शी इज कॉल्ड राइटर, ठीक है। ये क्या कर सकता है, ऑब्लाइज्ड टू सेल ए करेंसी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, जिसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, क्योंकि इस प्राइस पे उसने हमें लॉक किया, ठीक है। अप टू स्पेसिफाइड एक्सपायरेशन डेट, अप टू स्पेसिफिक एक्सपायरेशन डेट, राइट। अब ऑप्शन एक्सरसाइजेबल नॉर्मली कब होता है, ऑप्शन, ये कंसेप्ट अभी हम पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइजेबल नॉर्मली कब होता है, व्हेन स्पॉट प्राइस ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ऑप्शन नॉर्मली एक्सरसाइजेबल यही होता है।
उसके बाद हम यहाँ पे टर्म एक अभी पढ़ के हैं, प्रीमियम, यानी कॉल ऑप्शन प्रीमियम। ओके, स्पेकुलेशन विद करेंसी कॉल ऑप्शंस, अगेन मैं इसकी एक दफा रीडिंग कर लूँ। आर परचेज ए कॉल ऑप्शन ऑन ब्रिटिश पाउंड्स फॉर $0.02 पर यूनिट, तो ये प्रीमियम हो गई परचेजिंग के ऊपर। और उसके बाद स्ट्राइक प्राइस जो है वो कितना है, 1.45, जिसके ऊपर इसको लाख लगाया गया कि इस पे ट्रेड होगी हमारी, यानी मेरा राइट होगा अगर मैं खरीदना चाहूँ। एंड द स्पॉट रेट अब जो है वो उस वक्त कितना है, जो भी टाइम पीरियड इन बिटवीन था, यहाँ पे मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन जब ऑप्शन एक्सरसाइजेबल होगा तो उस वक्त फॉर एग्जांपल रेट पहुंच गया 1.46 पे। अब देखें, अब हम अपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि स्पॉट रेट नॉर्मली क्या है, ग्रेटर देन स्ट्राइक रेट। Assume there are 31,250 units in British pound option. What was Randy's net profit on this options? तो हम प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट की उसने बात की है, तो हम कैलकुलेशन करेंगे नेट प्रॉफिट की। तो फॉर्मेट यूज करेंगे, मैं यहाँ पे वैसे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, कि किस तरीके से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। अब एक चीज ये समझने के लिए कि नॉर्मली हम नेट प्रॉफिट की बात जब करते हैं तो व्हाट इट्स मीन के प्रॉफिट, ठीक है। ये देखिए, फॉर एग्जांपल आज हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सपोज ये 30 डेज टाइम पीरियड, मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके लिए क्या किया, एक यूनिट के लिए 0.02 मैंने पे कर दिया, और स्ट्राइक जो प्राइस मैंने तय की वो है हमारे पास 1.45, ठीक है। अब 30 डेज बाद क्या होता है, प्राइस पहुंच जाती है 1.46, तो मैं खुश हो जाता हूँ कि चलें 1.45 पे मैं अब खरीद लेता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेट पे जब एक्सरसाइज करूंगा तो 1.45 पे खरीद लूंगा, और खरीद के मैं 1.46 पे बेच दूंगा ताकि मुझे प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं स्पेकुलेशन, ठीक है। इसे इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, स्पेकुलेशन, कि मैंने कम प्राइस पे उसको खरीद लिया और हायर प्राइस क्योंकि अब स्पॉट रेट पे चल रही है तो मैं बेच देता हूँ ताकि मुझे इन बिटवीन डिफरेंस जो है वो क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो लेकिन अब इसके अंदर हम इसको देखते हैं कि हमें प्रॉफिट होता है या नहीं। तो ये अब कैलकुलेशन में आ जाते हैं। यस, अब हम यहाँ लिखते हैं कि सेलिंग प्राइस, यानी मैं उसको बेचूंगा कितने में, जब कम प्राइस पे खरीद तो लेता हूँ। सेलिंग प्राइस, यहाँ पे सॉरी मैंने कॉलम्स नहीं बनाए, ये पर यूनिट और ये है पर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि हमने पहले बात की फॉर्मेट के हवाले से। तो आप यहाँ पे देखें हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब सेलिंग प्राइस क्या है जी, 1.46, जैसे मैंने अभी आपको एक डायग्राम बताया टाइमलाइन कि 1.45 पे मैं स्ट्राइक रेट को एक्सरसाइज करूंगा, कॉल ऑप्शन को खरीद लूंगा और 1.46 पे बेच दूंगा। तो ये है जी मेरी क्या हमारे पास जो डॉलर्स में सेलिंग प्राइस। अब ये मेरी ऐसा समझ लें रेवेन्यू, ये मेरी क्या हो गई, रेवेन्यू पर यूनिट के हिसाब से। अब इसके लिए मैंने पेमेंट्स क्या की, अगर मैं पेमेंट्स लिख लूँ तो ये मैंने एक तो स्ट्राइक प्राइस पे की क्योंकि मैं खरीदूंगा तो आगे बेचूंगा, स्ट्राइक प्राइस 1.45, चलो मैं इधर लिख सकता हूँ, ये मैं पे करूंगा। दूसरा मैंने उसको प्रीमियम पे की हुई है पर यूनिट के हिसाब से डॉलर में 0.02, ठीक है। अब देखिए अगर तो पॉजिटिव आंसर आता है तो इसका मतलब है मेरा ये नेट प्रॉफिट है, अदरवाइज क्या होगा, नेट लॉस। अब आप इनको टोटल करें तो देखिए ये 1.45 और 0.02, तो ये दोनों बन रहे हैं नेगेटिवली 1.47, और रेवेन्यू है 1.46, तो इसका मतलब है डॉलर 0.01 में मुझे क्या हो जाएगा, बेसिकली लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू बन रही है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ नेगेटिव, ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, लॉस। अब ये पर यूनिट के हिसाब से, पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से करें देखें, यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स डाल लेता हूँ, 31,250 यूनिट्स थे, ठीक है, जो मैंने खरीदने हैं, और 1.46 सेलिंग प्राइस है। मैं इसे जब मल्टीप्लाई करता हूँ 31,250
into 1.46, it becomes $45,625, जबकि मैंने पेमेंट क्या की है, स्ट्राइक प्राइस into 1.45, this is 45,313 मैं कर रहा हूँ राउंड करके, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये मैंने पेमेंट की। और प्रीमियम कितना पे की, 31,250 इंटू 0.02, यानी ये पर यूनिट थी, 31,250 इंटू 0.02, दिस बिकम्स $625, ये अपने प्रीमियम पे। ओवरऑल आप देखें नेगेटिव अमाउंट ज़्यादा है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 45,313 प्लस 625, ये नेगेटिव बन रहा है 45,938, जबकि मेरी रेवेन्यूज है वो है 45,625, कम है। तो ओवरऑल अब मुझे क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हो गया $313 राउंड करके, ठीक है। और अगर आप ओवरऑल आप यहाँ पे लॉस देखना चाहें तो 31,250, लॉस पर यूनिट कितना है, 0.01, मल्टीप्लाई करें 31,250.01, ये आपके पास आंसर आता है बेसिकली इसका, वो है ये नेगेटिव में लिखूँ लॉस है 312.50 नेगेटिव, जिसको मैंने राउंड करके क्या लिख दिया है, 313 लिख दिया है। तो दैट्स इट। तो ये आपका क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल स्पेकुलेटिंग विद करेंसी कॉल ऑप्शंस। होपफुली आपको इस लेक्चर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ों का पता चला होगा कि किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों के साथ करेंसी कॉल ऑप्शंस के साथ प्रॉफिट एंड लॉस की गेम करते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारी टाइमलाइन है। जीरो टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैंने आपसे 31,250 जो है यूनिट्स खरीदने हैं उस करेंसी के, और इसके पीछे मैं आपको प्रीमियम दूंगा 0.02, और स्ट्राइक प्राइस जिसके हम लॉक कर रहे हैं वो मैं इस करेंसी इस रेट पे आपसे खरीदूंगा। अब आफ्टर 30 डेज यहाँ पे क्या होता है, ये एक अलग बात। तो आप देखते हैं कि स्ट्राइक जो स्पॉट रेट है, अब हम इसको क्या कहेंगे, स्पॉट रेट। तो ये है जी हमारे पास 1.46। अब इस प्राइस फ्लक्चुएशन से मैं फ़ायदा उठाना चाह रहा था, तो क्योंकि स्पॉट रेट ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे फ़ायदा उठाने की इंटेंशन रखता हूँ, ये पर यूनिट। तो मैं अब इसके लिए फिर प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करता हूँ बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेट। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर है जी, सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है माशाल्लाह। ठीक, चलो ओके, गुड लक फिर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू।